नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को एक और झटका। 10 घंटे की छापेमारी के बाद सांसद संजय सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया पहले से हैं जेल में। एक्टर रणवीर कपूर को ईडी ने भेजा समन। ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव के प्रमोशन में कैश पेमेंट लेने का आरोप। ईडी की लिस्ट में 15 से 20 सेलेब्स के नाम। मोदी सरकार का महिलाओं को तोहफा। उज्ज्वला स्कीम में सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर की। कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में किया स्वर्ण पदक अपने नाम। पुरुष 400 मीटर रिले रेस में भी स्वर्ण। 81 मेडल के साथ एशियन गेम्स में भारत का अब तक का बेस्ट प्रदर्शन। निफ्टी बैंक एक्सपायरी पर बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद। लगातार दूसरे दिन गिरे सेंसेक्स और निफ्टी। ऑटो फार्मा शेयर में रही बिकवाली। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही। फ्लैश फ्लड में बहे सेना के 23 जवान की तलाश जारी। सिक्किम में अधिकांश जिलों में बर्बादी का मंजर। सड़कें, बांध और पुलों को भारी नुकसान। स्कूल कॉलेज में बनेगी मेंटल वेलनेस टीम। टीचर और पेरेंट्स को दी जाएगी मेंटल हेल्थ से जुड़ी ट्रेनिंग। सुसाइड प्रिवेंशन के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आप सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शराब घोटाला मामले में ईडी ने आज संजय सिंह को 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। एक लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी और उसके साथ साथ संजय सिंह से जो पूछताछ थी, ये पूरे 10 घंटे तक चली। ईडी ने इस मामले में पिछले दिनों जो चार्जशीट दाखिल की थी, इसमें संजय सिंह का भी नाम था और उन पर भी कहीं ना कहीं ये तलवार लटकी हुई थी। और वहीं शराब घोटाला मामले में ईडी मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और आज एक लंबी पूछताछ के बाद, उनके घर पर हुई छापेमारी के बाद आखिरकार ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इसे मोदी सरकार की तानाशाही बताया। लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। और हर एक सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ती है, उसके लक्षण होते हैं कि जब सत्ता जा रही होती है तो इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं और इसकी वजह से सत्ता बची किसी की नहीं। दूसरी तरफ ईडी ने टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी पर भी शिकंजा कस दिया है। ईडी ने अभिषेक बैनर्जी को नया सम्मन जारी किया। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बैनर्जी को 9 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा को भी तलब किया है। रुजिरा से 11 अक्टूबर को पूछताछ की जाएगी। ईडी दोनों से दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स ऑफिस में पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी ने अभिषेक बैनर्जी को 3 अक्टूबर को पेश होने के लिए सम्मन भेजा था, लेकिन दिल्ली में पार्टी के विरोध प्रदर्शन की वजह से अभिषेक ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें अब नया सम्मन जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईडी की ताबड़तोड़ ये एक्शन जो है वो जारी है और अब बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर को भी ईडी ने सम्मन भेजा है। ईडी ने रणवीर को 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। रणवीर पर महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। ईडी इस मामले की जांच कर रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। विवेक, क्या कुछ है ये पूरा मामला? रणवीर कपूर को क्यों भेजा गया ये सम्मन? ईडी के रडार पर महादेव बैटिंग ऐप मामले में कई बॉलीवुड के बड़े सितारे थे। अब ईडी की जांच जैसे से आगे बढ़ते जा रही है, बॉलीवुड सितारों की जो लिस्ट है और कई बॉलीवुड सितारे हैं वो ईडी के रडार पर आ गए हैं। सबसे पहला नाम जो सामने आया है वो है रणवीर कपूर का। ईडी के रडार पर रणवीर कपूर कई दिनों से थे, क्योंकि आरोप ऐसे लग रहे हैं कि रणवीर कपूर ने महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए मोटी रकम ली है। वो पैसे जो हैं कहां से आए, रणवीर कपूर ने उन पैसों का क्या किया, रणवीर कपूर को वो पैसे किसने दिए, क्या रणवीर कपूर को पैसे हवाले के जरिए दिए गए हैं, कहां पे पेमेंट की गई है, इसकी पूरी जांच करने के लिए अब ईडी ने रणवीर कपूर को समन जारी किया है और 6 अक्टूबर को पेश होने के लिए रणवीर कपूर को कहा गया है। ईडी सूत्रों की माने तो बॉलीवुड के और टॉलीवुड के मिलाकर
12 से ज्यादा ए लिस्टर यानी कि बड़े सितारे ईडी के रडार पर हैं। ईडी का साफ तौर पे मानना है कि बड़े बड़े सितारों ने महादेव बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए मोटी रकम ली है। आपको बताना चाहेंगे कि महादेव बेटिंग ऐप एक इलीगल बेटिंग ऐप है और ये जो पूरा जो काला कारोबार है वो 20,000 करोड़ रुपए का है। अब इस मामले में जो मुख्य आरोपी है सौरभ चंद्राकर, वो हिंदुस्तान से भाग चुका है। उसके ऊपर एलओसी लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुकी है और सूत्रों का मानना है कि इस समय वो दुबई में है और ईडी पूरी कोशिश कर रही है कि भारत में जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके संपर्क में है, उस पर शिकंजा कसने के लिए ईडी तैयारी कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विवेक। और अब बात करेंगे मोदी सरकार के कैबिनेट के अहम फैसलों की। दरअसल मोदी सरकार ने दिवाली से पहले महिलाओं को एक तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर की सब्सिडी बढ़ाकर 200 रुपए से 300 रुपए करने का ये फैसला लिया गया है। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। और कैबिनेट के फैसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, कैबिनेट की बैठक में और कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए? देखिए, सबसे बड़ा फैसला तो उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों के लिए अब सस्ता सिलेंडर मिलेगा, ये सुनिश्चित किया गया है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों सरकार ने 75 लाख नए कनेक्शन जारी किए थे उज्ज्वला स्कीम के जो लाभार्थी थे उनके लिए। अब जितने भी वो 75 लाख प्लस दूसरे जो अब तक के लाभार्थी हैं उन सभी को सरकार उज्ज्वला स्कीम के तहत जो सिलेंडर होगा उसमें 300 रुपये की सब्सिडी देगी। अब तक सरकार 200 रुपये की सब्सिडी देती थी, यानी जितने भी सिलेंडर आता था उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थी उस सिलेंडर को खरीद लेते थे और उसमें से 200 रुपया जो है सरकार उनके खाते में डाल देती थी। तो अब सरकार 300 रुपये खाते में डालेगी, यानी 100 रुपये सस्ता सिलेंडर इनका होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो खास तौर से तेलंगाना के आसपास के इलाकों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। मिसाल के तौर पर सेंट्रल टर्मरिक बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया है। यहाँ पे आपको शायद याद होगा कि तेलंगाना के किसानों ने यहाँ तक तय किया था कि जब तक कि ये टर्मरिक बोर्ड नहीं बनेगा हम बगैर चप्पल के चलेंगे। तो इस वजह से टर्मरिक यानी हल्दी के उत्पादन को बढ़ावा देना, उसके मार्केटिंग को बढ़ावा देना, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, इसका काम ये टर्मरिक बोर्ड करेगा। इसके गठन को मंजूरी दे दी गई है। नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट पर 2400 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होने थे, उसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे बिहार के औरंगाबाद गया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, झारखंड के भी कुछ जिलों को फायदा होगा। एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो भी तेलंगाना के लिए, वहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। ये भी वहाँ के लोगों की लंबी मांग थी, तो इसको देखते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली के लिए वहाँ पे किराए के नए कानून को मंजूरी दी गई है। उससे क्या होगा, वहाँ के लोग, वहाँ जो बाहर के लोग जाकर रहना चाहते हैं वो किराए पर रह सकेंगे, उसके लिए कानून में ज़रूरी संशोधन किया गया है। और साथ ही ये भी तय किया गया है कि मकान मालिक जो हों उनको उनके हितों की भी सुरक्षा की जाए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो ये तो रहे कैबिनेट के अहम फैसले। इसके अलावा अब बात करेंगे सीएनबीसी आवास के खास मुहिम की, जो है मेडिक्लेम से जुड़ी, क्योंकि मेडिक्लेम लेने वालों की संख्या हर साल 10 से 15% बढ़ रही है। लेकिन जब क्लेम लेने की बारी आती है तो राहत की बजाय आफत का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं सीएनबीसी आवास की खास मुहिम, क्लेम में गेम क्यू। और अपनी इस खास मुहिम में हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार मोटी रकम प्रीमियम के तौर पर चुकाने के बावजूद बीमा कंपनियां मेडिक्लेम देने में क्यों आनाकानी करती हैं। इसमें हम हर रोज एक आप बीती आप तक लाते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो लकड़ी के मंदिर से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। रेगुलर मेडिक्लेम का प्रीमियम भी वो चुकाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बीमा कंपनियों ने पहले तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया, फिर काफी मशक्कत के बाद उन्हें उनका पेमेंट कंपनी की तरफ से किया गया। ये है अहमदाबाद के राजेश ताराचंदानी। लकड़ी के मंदिर बनवाकर बेचने का कारोबार करते हैं। मध्यवर्गीय राजेश भाई ने HDFC अर्गो से मेडिक्लेम पॉलिसी ली ताकि जरूरत पड़ने पर वो बड़े खर्च से बच जाएं। लेकिन जब ये बीमार पड़े तो कंपनी ने पहले तो पूरा क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया। मेरे को तकलीफ थी पथरी की, तो मैं दीपक जोशी के पास गया था, तो उन्होंने सब देखा, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन जब किया तब फाइल दी मैंने एजेंट को, तब मैसेज आया था भाई 1-2 चीज़ खुटती है, तो मैंने वहाँ सबको वहाँ पहुँचा दी कंपनी में। कुछ 1-2 कागज़ कम होता था। फिर 4 दिन बाद मैसेज आया कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई है। मेरे को मैसेज आया, एजेंट को मैसेज आया,
फिर दूसरे दिन कंपनी का फ़ोन आया था, भाई आपका फाइल रिजेक्ट हो गई है। जब इस बारे में हमने HDFC अर्गो से बात की तो उनका कहना था कि इस मामले में देरी से क्लेम देने की बात गलत है। इंटीमेशन के महज 15 दिन बाद ही क्लेम सेटल कर दिया गया था, लेकिन पॉलिसी होल्डर की तरफ से जो दस्तावेज CNBC आवाज को मुहैया कराए गए हैं वो इस जवाब से मेल नहीं खाते हैं। इस दस्तावेज के मुताबिक 29 जुलाई को HDFC अर्गो की तरफ से राजेश ताराचंदानी को एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें कहा गया है कि क्लेम के लिए दिए गए सभी दस्तावेज की समीक्षा करने के बाद कंपनी इस नतीजे पर पहुंची है कि आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि आपके जिस इलाज पर खर्च किया गया है वो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर की लिस्ट में शामिल है, यानी वो मेडिक्लेम के दायरे में नहीं आता है। हालांकि पॉलिसी होल्डर राजेश ताराचंदानी का कहना है कि पहली बार में जब क्लेम रिजेक्ट कर दिया उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर अपनी गाड़ी कमाई से 4 साल तक सालाना 18,500 का प्रीमियम चुकाया था, TPA के कई चक्कर काटे, फिर क्लेम मिल पाया। राजेश भाई जैसे मध्यम वर्गीय परिवार यह सोचकर बीमा लेता है कि कहीं न कहीं इनको यह बीमा काम आ जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की नादानियत के कारण न केवल ऐसे मरीज परेशान होते हैं लेकिन समूचे इंश्योरेंस कंपनी की साख पर भी धब्बा लग जाता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। मेडिक्लेम ग्राहकों को क्लेम देने में कंपनियों के आनाकानी के खिलाफ ही CNBC आवाज की ये मुहिम है। क्लेम में गेम क्यों, तो देखना मत भूलिए रोज शाम 5 बजे। पेंटिंग, स्केचिंग, डांस या फिर पोएट्री, ये सब आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए थेरेपी का काम कर सकते हैं। दिल्ली के एम्स में एक अनोखे मेंटल हेल्थ उत्सव का आयोजन किया गया जहां मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पारंपरिक सोच को बदलने की कोशिश की गई। खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। एक ऐसी जगह जहां आप कुछ भी बोल सकें, एक दीवार जहां आप कुछ भी लिख सकें, ये सब आपके मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी से कम नहीं। आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और OCD जैसे कंडीशन आम हैं। एम्स के मेंटल हेल्थ उत्सव का फोकस मेंटल वेलनेस है। हम जब भी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम इलनेस की बात करते हैं, हम डिप्रेशन की बात करते हैं, हम सुसाइड की बात करते हैं, सुसाइड की बात करते हैं, हम तो हेल्थ की बात ही नहीं करते हैं। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने फिर प्लान किया और डिस्कस किया और 2014 से लेके अब तक हम लोग हर साल मनाते हैं मेंटल हेल्थ फेस्टिवल। चित्रकारी, फेस पेंटिंग, स्केचिंग या फिर कविता पाठ, यहाँ युवाओं ने अलग अलग माध्यम से अपनी बात रखी। जैसे युवा कवि कबीर ने एंजाइटी जैसे मुद्दे पर ये कविता लिखी। The night bird sings in the dead of night as I lay my head on the pillow. The monster creeps out from under my bed and asks me why I am so mellow. I have nothing to answer, no anecdote to recount, no poem to recite, nothing but a story which begins from the end, the dead of night. मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस फेस्टिवल का ये 10वां एडिशन है। इस बार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के अलावा बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सेदारी ली। मैं बोलूँ मेंटल हेल्थ, आप सोचे कोई मुस्कुराता हुआ इंसान। मैं बोलूँ मेंटल हेल्थ, आप याद करें कि कोई कवि अपनी कविता लिख रहा है। मैं बोलूँ मेंटल हेल्थ, आपको याद आए कि डांस करते हुए क्या जो मुस्कान आती है, जो कर रहा है उसको भी और देखते हुए भी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम मेंटल हेल्थ को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दें इस देश में। इस बार का हमारा थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल राइट। भारत में इस वक्त करीब 4 लाख लोगों पर सिर्फ एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। ऐसे में इन मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह के फेस्टिवल काफी उपयोगी हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट रही। इसी गिरावट के साथ बाजार हरे निशान पर आज बंद हुआ। सेंसेक्स 286 अंक गिरकर 65,226 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 93 अंक गिरकर 19,436 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो ये 435 अंक गिरकर 43,964 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, रियलिटी, एनर्जी शेयरों में रही। ऑटो, फार्मा शेयरों में आज बिकवाली देखी गई, तो वहीं IT शेयरों में हल्की खरीदारी रही। आज बैंक NBFC शेयरों में तेज गिरावट रही है। क्यों गिर रहे हैं शेयर, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं यतिन मोता। यतिन, बताएं जरा आज बैंक के शेयर में इस तरीके की गिरावट क्यों रही?
देखिए, अगर हम बैंक्स की बात करें तो ग्लोबली हमने ये देखा है कि फाइनेंशियल और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में दबाव आया है। इसका सीधा रीजन है कि विश्व में जो मॉर्गेज रेट्स बढ़ रहे हैं, खास करके अमेरिका में, उसको लेके काफी इन्वेस्टर्स को लेके चिंता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो मॉर्गेज रेट्स लगभग 7% हो गई हैं, यानी होम लोन और जो ब्याज दरें हैं अमेरिका में 2 दशक की सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं, जिसके कारण लोन सर्विस करने में दिक्कतें आ रही हैं, डिफॉल्ट्स की चांस ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर पे ग्लोबली थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है नियर टर्म में, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। शुक्रवार को आरबीआई की पॉलिसी भी होगी, जिसके अंदर उम्मीद ये है कि रेट्स तो होल्ड करेगी आरबीआई, लेकिन ज्यादा हॉकिश हो जाएगी और इन्फ्लेशन और महंगाई दर को लेकर थोड़ी ज्यादा चिंताएं हो सकती हैं। नियर टर्म में शायद आरबीआई अपनी ब्याज दरें बढ़ाने के बारे में भी विचार करे, ऐसा स्पेकुलेशन बाजार में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस संकेत के बीच में हम ये देख रहे हैं कि जो सरकारी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, जो काफी हद तक 30, 40, 50% भागे हुए हैं, वहां आज प्रॉफिट टेकिंग हुई। इनफैक्ट एनबीएफसी सेक्टर में जहां हमने 50 से 100% के रिटर्न देखे हैं पिछले 3-4 महीने में, वहां भी आज जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस आज 7% तक लुढ़क गया। एमएनएम फाइनेंस कहिए, मन्नापुरम कहिए, एलएनटी फाइनेंस कहिए, श्रीराम फाइनेंस कहिए, इन सभी शेयरों में भी आपने 4 से 5% की कटौती देखी। तो ग्लोबल खराब संकेतों के चलते आज पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रेशर देखा गया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। आपका स्वागत है। अब बात बिहार की, जहां पर जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद अब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा दावा किया है। लालू यादव से जब आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने संख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की बात भी कही। क्या रिजर्वेशन के दायरे को 50% कैप को बढ़ाया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, जैसा संख्या हुआ है उस अनुरूप बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सवाल उठा रही कि आप लोग विभाजनकारी नीति, बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा, अब उसकी हकमारी पकड़ में आ गया है। तो इधर जितन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कैबिनेट को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। मांझी का यह कहना है कि संख्या के आधार पर ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसे उतनी हिस्सेदारी दी जाए। इसको लेकर मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होना चाहिए क्या? अभी तो कहा ना भाई कि बदलाव तो होना ही चाहिए जनसंख्या के आलोक में। देश भर में जातीय जनगणना और पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है। क्या ये दोनों मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की टेंशन बढ़ाने वाले हैं? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू परिवार को कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई ने दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत सभी 17 आरोपियों को सम्मन जारी करके कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। और अब बात सिक्किम की। सिक्किम में बादल फटने की घटना से भारी तबाही मची हुई है। यहां पर नॉर्थ सिक्किम में लनहोक झील के ऊपर बादल फटा, जिसमें झील के नीचे की ओर लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसकी वजह से तिस्ता नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। तो वहीं जल प्रलय में सेना के तेज जवान सहित 30 लोग लापता हो गए और सेना के करीब 41 गाड़ियां कीचड़ में डूब गई हैं। फिलहाल यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन सेना को बचाव कार्य में चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि क्षेत्र में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो काफी कम है। इसके अलावा भारी बारिश और बाढ़ से सिक्किम के अधिकांश जिलों में तबाही मची हुई है। यहां पर सड़कें, बांध, पुल सभी को भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, जो तेज बारिश हुई है उसके चलते दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी में भी हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। पानी के तेज बहाव के कारण जो कलिंगपोंग का इलाका है वहां पर नेशनल हाईवे का हिस्सा ढह गया है और इसकी वजह से सिक्किम से बंगाल का जो संपर्क है वो फिलहाल टूट गया है। इसके अलावा उत्तर बंगाल के जो अन्य इलाके हैं वहां पर भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये सभी इलाके तिस्ता नदी के क्षेत्र माने जाते हैं और इसकी वजह से वहां पर ऐसी स्थिति बनी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे उत्तर और दक्षिण बंगाल में भारी बारिश का अनुमान जताया है और तिस्ता नदी को लेकर हाई अलर्ट भी कहा गया है।
अब बात एशियन गेम्स की। 2023 में भारतीय टीम ने अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन एशियन गेम्स में किया है। भारत ने कुल 81 पदक हासिल किए हैं। इससे पहले 2018 में भारत ने कुल 70 पदक हासिल किए थे। 11वें दिन भारत ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल अपने नाम कर लिया। इस इवेंट में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर कब्जा जमाया तो किशोर जेना सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने। वहीं 400 मीटर रिले रेस में पुरुषों ने गोल्ड मेडल जीता जबकि महिलाओं को इस इवेंट में सिल्वर मेडल मिला है। इसके अलावा ओजस देवताले और साथ ही ज्योति वेन्नम ने मिक्स्ड टीम कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। तो वहीं लवलीना की अगर बात करें तो उन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में सिल्वर मेडल जीता है। 5000 मीटर की फाइनल में अविनाश सबाले को भी सिल्वर मेडल मिला है। इसके अलावा स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में अनहत और अभय की जोड़ी को ब्रॉन्ज मेडल मिला। मुक्केबाजी की अगर बात करें तो इसमें प्रवीण हुड्डा को भी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। मंजू रानी और राम बाबू की जोड़ी ने मिक्स 35 किलोमीटर रेस वॉक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस तरीके से भारत ने अब तक 81 मेडल जीते हैं जिसमें से 18 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हो गए अब और 32 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है और ये एशियन गेम्स में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत का है। बात करेंगे गूगल की। गूगल आज अपना गूगल पिक्सल 8 सीरीज और गूगल पिक्सल वॉच 2 को लॉन्च करेगा। गूगल का मच अवेटेड इवेंट मेड बाय गूगल आज न्यूयॉर्क में होगा। भारत में आप इसे शाम 7:30 बजे गूगल के यूट्यूब चैनल मेड बाय गूगल पर आप इवेंट को लाइव देख पाएंगे। इवेंट में गूगल पिक्सल 8, पिक्सल 8 प्रो और गूगल पिक्सल वॉच 2 लॉन्च होंगे। भारत में गूगल पहली बार अपनी स्मार्ट वॉच ला रहा है। तीनों डिवाइसेस ग्लोबल मार्केट के साथ साथ भारत में भी लॉन्च हुए हैं, यानी कि लॉन्च के साथ ही आप को बुक भी कर पाएंगे। तीनों डिवाइसेस खास तौर पर ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर आपके लिए अवेलेबल होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।